अब लग रहा है कि मंत्रिमंडल में लगातार जो हम काफी महीनों से बातचीत करते आ रहे हैं कि अब चेंज होगा, अब बदलाव होगा, अब किरोड़ी लाल मीणा जी को कुछ मिलेगा, अब वो होने वाला है। किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से एक्शन में आ रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे नेताओं पर गाज गिरने वाली है, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। किन किन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है और कब किरोड़ी लाल मीणा के लिए खुशखबरी आ सकती है, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से हम किरोड़ी लाल मीणा जी को देख रहे हैं, लगातार छापेमारी करने के बाद वो जन सुनवाई भी कर रहे हैं, इतनी उम्र में आने के बाद भी उनमें जो चुस्ती और फुर्ती दिख रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जब उनके लिए भी कुछ और नई राहें इंतजार कर रही हैं? देखिए, मैं अपने दर्शकों को इस बात को पूरी तरह से समझाना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भजनलाल सरकार को 2 साल का वक्त होने वाला है। आचार संहिता जो अगले चुनाव से पहले लगेगी, उसको अगर हटा दिया जाए तो 2 से 2.5 साल ही और बचे हैं, 2.5 साल लगभग बचे हैं किसी भी नए मंत्री को काम करने के लिए। उसमें भी पंचायती राज चुनाव जब आएंगे तो उसकी आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता हटाकर 2 साल करीब का वक्त जो है वो ही मिलेगा मंत्रियों को काम करने के लिए। ऐसे में अगर अब मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं किया तो ये वक्त और कम होता जाएगा। तो जिन नए मंत्रियों को तवज्जो देनी है, तोहफा देना है, वो सब लोग काम कब करेंगे? सबसे पहले तो ये समझना है कि इसीलिए ये वक्त बहुत जरूरी है जिस पर मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वक्त बहुत कम मिलेगा काम करने के लिए। इसीलिए ये सारे अंदेशे लग रहे हैं कि अंतः चुनाव के बाद कहीं ना कहीं अब मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गुजरात में हो चुका है। इसके बाद समझने वाली ये बात है कि इस मंत्रिमंडल पूरे फेरबदल में समझ में ये आएगा कि क्या काम के बूते प्रमोशन डिमोशन हुआ है, क्या काम के बूते तोहफा मिला है मंत्रिमंडल का, या फिर सिफारिशों के बूते मिला है। ये चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, जो कास्ट डिवाइडेशन था, कास्ट इकोनॉमिक्स थी, उसमें पूरी तरह से अभी कई सारी गलतियां बाकी थी। गुर्जरों को तवज्जो नहीं मिली, यादवों को तवज्जो नहीं मिली। उसमें ये मंत्रिमंडल फेरबदल पूरा कारगर हो पाएगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गुर्जरों में जिस तरीके से अभी तक नाराजगी है, इतने समय से धरना चल रहा है सिकंदरा में, जवाहर सिंह बेढम को लेके भी कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें अपशब्दों का प्रयोग हमारे मंत्री साहब के लिए भी किया गया। क्या लगता है कि वो बने रहेंगे या फिर उन्हें हटाकर किसी दूसरे? देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, परफॉर्मेंस तो अगर चीफ सेक्रेटरी की भी ढंग से नहीं हुई तो उन्हें भी हटा दिया गया। तो अब ये समझिए कि जवाहर सिंह बेढम पर गाज गिर सकती है, किरोड़ी लाल मीणा का प्रमोशन हो सकता है। और खासकर क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही बीजेपी की, उसके बाद उपचुनावों में जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया उन्हें भी तोहफा मिलना चाहिए, और उनका तोहफा बनता भी है। इसीलिए ये मंत्रिमंडल फेरबदल में सबसे बड़ी आशा किरोड़ी लाल मीणा के प्रमोशन के बाद अगर कुछ है तो वो ये है कि राजेंद्र गुर्जर को कैबिनेट सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि राजेंद्र गुर्जर ने टोंक जैसी सीट में झंडा गाड़ा है जो कि सचिन पायलट का क्षेत्र है। लेकिन अगर उनके एक्टिवनेस के बारे में हम चर्चा करें तो वो ना के बराबर है। देखिए, एक्टिवनेस ना के बराबर जो आप कह रही हैं वो किस संदर्भ में कह रही है, इस पे बात होनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अभी कोई पावर नहीं है। बिना पावर के कोई कितना एक्टिव हो सकता है। दूसरी बात यह है, टोंक के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहां लोगों का कहना है कि हरीश मीणा से मिलना बहुत मुश्किल है, राजेंद्र गुर्जर बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो जनता के अंदर आसानी से मिलने वाली बात राजेंद्र गुर्जर के बिल्कुल पक्ष में जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव जीतना
जिसमें सचिन पायलट के आप अपोजिट हो एक तरह से, क्योंकि हरीश मीणा वगैरह सब वहां नदारद है, वहां सिर्फ सचिन पायलट है जो लोकप्रिय है। वहां जीतना एक बड़ी बात है। सचिन पायलट और नरेश मीणा ये दोनों थे उस इलेक्शन में दिवली उनियारा के, वहां से राजेंद्र गुर्जर ने अगर सीट निकाली है तो वो तोहफा गुर्जर का मिलना चाहिए। और गुर्जर को, अगर राजेंद्र गुर्जर को कैबिनेट का मंत्रालय मिल जाता है तो जो कास्ट फैक्टर आ रहा है कि गुर्जरों को अभी तक कोई कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिला, राज्य मंत्री ही है केवल, वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर जवाहर सिंह मेडम को परफॉर्मेंस की वजह से डिमोट किया जाना है तो एक दूसरा गुर्जर विधायक जो है वो कैबिनेट मंत्रालय में आ जाएगा, तो वहां पर वो चीज बैलेंस हो जाएगी। दूसरी बात है राजेंद्र भांबू की। राजेंद्र भांबू को आप समझिए कि उन्होंने ओला परिवार, जो कहीं ना कहीं झुंझुनू का सुल्तान माना जाता था, सोच भी नहीं सकते थे कि इनसे कोई सीट छीन सकता है। आप ये समझिए कि बृजेंद्र ओला के पिताजी, फिर बृजेंद्र ओला, और उसके बाद तैयारी थी बृजेंद्र ओला के बेटे की भी उस सीट से लड़ने की, जिसे पूरी तरह से राजेंद्र भांबू ने ध्वस्त कर दिया। वो राजेंद्र भांबू जो पिछली कई बार से हार रहे थे, लेकिन उन्होंने जीत कर दिखा दिया कि वो एक पूरे परिवार की लेगेसी को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, परिवारवाद के खिलाफ जा सकते हैं। और उस राजेंद्र भांबू को अगर एक बड़ा मंत्रालय दे दिया जाए, कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाए, तो जाट भी काफी खुश होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप ये समझिए जो यूडीएच मंत्री है उनको लेकर भी दिक्कतें आ रही है, उनको लेकर भी कई सारी बातें आ रही है, वो जाट है। उन्हें अगर डिमोट किया जाता है और राजेंद्र भांबू को लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं राजेंद्र भांबू को तोहफा मिल जाएगा, और यहाँ डिमोशन परफॉर्मेंस के आधार पे होगा, तो वो भी एक बैलेंस हो जाएगा। और राजेंद्र भांबू को अगर कैबिनेट मंत्रालय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जाटों के लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ अभी, तो जाटों को खुश करना भी बहुत जरूरी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट नहीं है, सतीश पूनिया को वहां से हटा दिया गया और जगदीप धनखड़ को भी हटा दिया गया। ऐसे में किसी जाट को बड़ा मंत्रालय देना बहुत जरूरी है, और उसका सबसे बड़ा कंटेंडर अभी राजेंद्र भांबू है, क्योंकि वो ओला परिवार को ध्वस्त करके आए हैं। और ये कर दिया अगर, तो आप समझिए झुंझुनू में जो ओला परिवार का वर्चस्व था वो और कम हो जाएगा, राजेंद्र भांबू को और ज्यादा पावर मिल जाएंगी। ये सारी चीजें बीजेपी को करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी जैन को भी, चंद्रराज सिंघवी जो हमारे कई इंटरव्यूज में आते हैं, उन्होंने इस बात को कई हाईलाइट किया कि जैन जो कि सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से बीजेपी या विकास की तरफ, राज्य के विकास की तरफ बहुत हेल्प करते हैं, उनको सिर्फ एक सीट, वो भी राज्य मंत्री की मिली हुई है भूपेंद्र दत्त को, वहां पर भी कोई कैबिनेट सीट मिलनी चाहिए। और एक जो आरोप ब्राह्मणवाद का लगता है वो आरोप से भी निजात मिलेगा अगर बाकी जातियों प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। तो यादव को लेकर भी बात है कि यादवों में भी कहीं ना कहीं एक कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए, तो उसको भी देखना पड़ेगा। भूपेंद्र यादव आप देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने तो उन्हें अच्छा पोस्ट दे रखा है, अब राज्य सरकार में भी किसी यादव को एक अच्छी पोस्ट देने की जरूरत है, वहां उन्हें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है समझनी पड़ेगी। अंतर चुनाव की हार का असर किन किन पे पड़ता है ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के अब ज्यादा लोग कैबिनेट में आते हैं या नहीं आते हैं, इससे पता चल जाएगा कि अंतर चुनाव की हार को बीजेपी ने कितना कैसे लिया है। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो समीकरण आपने बताई है, इनको उस तरीके से भी बनाना होगा जिससे पंचायती राज चुनाव जब आए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए बीजेपी को। देखिए अगर किरोड़ीलाल मीणा को चुनाव के रिजल्ट रहे किरोड़ीलाल मीणा को प्रमोट अगर कर दिया और किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरह से लग गए तो ईस्टर्न राजस्थान में भाजपा को पंचायती राज चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है। और अब अंतर चुनाव की हार के बाद पंचायती राज चुनाव में भी हार का सामना बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी उन पार्टियों में से नहीं है जो एक हार के बाद भी मंथन न करे, चीजों को ठीक न करे। तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल फेरबदल पंचायती राज चुनाव से पहले होगा। और अगर आपने देखा हो तो अंतर चुनाव से कुछ वक्त पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह भी दिया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। तो ये एक बड़ी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी वेटिंग वाला पीरियड था जब वो कहीं ना कहीं देख रहे थे। और इस पर से एक और बात भी सामने आ रही है
जी। कि राम मंदिर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत एक मंच पर दिखे, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि अब भाजपा और आरएसएस में सब कुछ वापस बहुत अच्छा हो गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस वजह से बहुत जल्दी ही बन जाना है। तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उस वजह से बन गया, उसके बाद मंत्रिमंडल फिरबदल में कोई भी देरी नहीं होनी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले गुजरात में तो हो ही गया है, तो वहां उससे पहले भी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। अब देखना होगा कि ये कब होता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। अगर इन नामों के इतर भी आपके जहन में कोई नाम जिनका प्रमोशन होना चाहिए, जिनको मौका मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में, लिखिएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।